बीते दिनों 22 सितंबर को पुलिस के अधिकारियों ने एक बड़ा दावा किया कि उन्होंने अबूझमाड़ के जंगलों से एक साथ पहली दफे 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। हालांकि उन्होंने बताया कि केवल 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्य ही मारे गए हैं। उनके साथ उनके कोई भी गार्ड या सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे या उस मुठभेड़ में मारे नहीं गए। लेकिन ये भी दावा किया पुलिस ने कि मुठभेड़ काफी लंबे समय तक चली और इसमें रुक रुक कर फायरिंग होती रही। घटनास्थल से 2 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किया और उसे भी पत्रकारों के समक्ष रखा। इस पूरे मामले पर पहले माओवादियों का पत्र आया कि ये पूरी मुठभेड़ फर्जी है और उन्हें कहीं और पकड़कर उनकी हत्या की गई और इसे पूरी तरह से झूठी कहानी के तौर पर दिखाया गया। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार अब सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को बस्तर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है और उस दिन तो ये भी दावा किया गया नारायणपुर में बस्तर आईजी सुंदर राजपी के द्वारा कि आधे जो शीर्ष नेतृत्व है उसे समाप्त कर दिया गया है। अब केवल आधे ही बचे हैं। लगभग 10 की संख्या में शीर्ष नेतृत्व बचा है, जिसमें 4 पोलित ब्यूरो और कुल 6 सीसी मेंबर और बचे हुए। और इनके मारे जाने से, इनके खत्म कर दिए जाने से माओवाद पूरी तरह से दिमागी तौर पर खत्म हो जाएगा। ये दावा पुलिस के अधिकारियों का था। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो 2 बड़े नेता मारे गए, पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक की लगातार हो रही मुठभेड़ की और सफलताओं के बीच ये पहली ऐसी सफलता होगी जिसमें 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को एक साथ मार गिराने में जवानों को सफलता मिली। हालांकि हमने उस समय भी ये संदेह जाहिर किया था कि 2 सेंट्रल कमेटी के सदस्य मारे जा रहे हैं और उनके साथ और भी माओवादी ना होना, ये काफ़ी अचरज का विषय है। और ऐसा क्यों हुआ, हालांकि उसको लेकर हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं थे, इसलिए हमने केवल एक सवाल उठाया था उस मामले पर कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माओवादियों के जो प्रवक्ता अब जो भी हों विकल्प के तौर पर, उन्होंने एक पर्चा जारी किया और उन्होंने कहा ये पूरी मुठभेड़ फर्जी है। और इस मुठभेड़ को लेकर उन्होंने एक जानकारी दी कि लंबे समय से ये दोनों विकल्प और कोसा दादा, ये लोग बस्तर के जंगलों से बाहर निकल गए थे और किसी शहरी इलाके में रह रहे थे। हालांकि उस इलाके का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि रायपुर के आसपास किसी इलाके में ये दोनों माओवादी शीर्ष नेता जो हैं वो शहरी इलाके में रह के काम कर रहे थे। और ये भी बताया कि माओवादियों की जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने इन्हें कोई दूसरा दायित्व दिया था जिसको लेकर ये 10 महीने से बाहर थे। इनके साथ में कोई भी सुरक्षा की टीम इनकी नहीं थी। और ये भी बताया कि कोरियर के माध्यम से जिस तरह से भी ट्रैक किया गया और पुलिस ने इन्हें 10 दिन पहले पकड़ा, 10 दिन तक इनके साथ प्रताड़ना की, इनके साथ पूछताछ की और उसके बाद इनकी हत्या की। ऐसा आरोप सबसे पहले माओवादियों ने लगाया। उसको लेकर पुलिस के अधिकारियों का भी ये कहना था कि माओवादी अधिकतर इस तरह के झूठे आरोप पुलिस पर लगाते रहते हैं। तो हमने दोनों लोगों की बात को भी कल वाले वीडियो में हमने रखा था। लेकिन आज इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। कैसे हुई है? दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब दोनों ही जो शीर्ष नेता हैं जब मारे गए तो उनके परिवार के लोग उनके डेड बॉडी को लेने के लिए नारायणपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो कोसा दादा है जो कि शीर्ष नेता रहे हैं, उनके परिवार के लोग तो उनके डेड बॉडी को लेकर उनके गृहग्राम चले गए। लेकिन उनके जो दूसरे हैं विकल्प के तौर पर जो काम करते रहे माओवादियों के संगठन के प्रवक्ता के तौर पर के रामचंद्र रेड्डी, उनके जो पुत्र हैं वो हैदराबाद में वकालत करते हैं और उन्हें भी पहले दिन से इस बात को लेकर संदेह था कि ये कहीं ना कहीं ये मामला जो है उन्हें संदेहास्पद लगा और वो सीधे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट बिलासपुर पहुंचे और वहां उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इस मामले पर उन्होंने याचिका दायर की कि ये पूरा मामला फर्जी है और ये किसी तरह की कोई मुठभेड़ नहीं है, बल्कि उनके पिता को पकड़कर उन्हें प्रताड़ित करके फिर उनकी हत्या की गई है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट से अपील भी की कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और जो भी अगर इसमें दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने ये फैसला दिया प्राथमिक तौर पे कि चूंकि अभी छुट्टियों का समय है तो 6 अक्टूबर को इसकी पहली सुनवाई होनी। लेकिन इसी बीच नारायणपुर में चल रहा था कि के रामचंद्र रेड्डी की जो पत्नी है, जो किसी समय लंबा जो समय उन्होंने जेल में गुजारा, माओवादी पार्टी से जुड़े होने का उन पर आरोप लगा और उसके बाद फिर वो छूट गई और अभी अपने घर पे रहती हैं। उनके द्वारा लगातार
अपने पति की डेड बॉडी को लेने की कोशिश की जा रही थी और इसी दरमियान उन लोगों से हालांकि हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा कि पुलिस ने उनको क्या बयान दिया या उनकी डेड बॉडी को देने के लिए सीधे तैयार हो गई, क्योंकि बीते दिनों जब बसव राजू की मौत हुई थी तो उसको लेकर भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा उनके परिवार वालों ने खटखटाया था। बावजूद उसके उनके डेड बॉडी को पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उनके परिवार वालों को अलग अलग कारण बताकर उस डेड बॉडी को नहीं दिया गया। लेकिन इस बार एक कोसा दादा की डेड बॉडी को दे दिया गया, तो मुझे लगता है कि के रामचंद्र रेड्डी जो हैं, कट्टा रामचंद्र रेड्डी, उनकी डेड बॉडी को भी देने में पुलिस को कोई आपत्ति नहीं रही होगी। चूंकि मेरा संपर्क नहीं, इसलिए मैं इस तरह के कयास लगा रहा हूँ। लेकिन दूसरे तरफ उनके जो बेटा हैं राजा चंद्रा, वो हाईकोर्ट पहुँच के जब उन्होंने हाईकोर्ट में न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उनको 6 अक्टूबर की तारीख मिली, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर 6 अक्टूबर की तारीख आते तक उनके पिता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा तो फिर इस जांच को प्रभावित किया जा सकता है। तो वो तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब अपनी दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को ये निर्देश दिया है कि जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक के रामचंद्र रेड्डी के शव को प्रिजर्व करके सुरक्षित रखा जाए। उससे कि ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ना ही उस पर किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अभी तक मैंने अभी भी कुछ देर पहले उनके पुत्र राजा चंद्रा से फ़ोन के माध्यम से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन ये फैसला अभी ऑनलाइन आया नहीं, इसलिए उसकी कॉपी, ऑर्डर की कॉपी अब तक नहीं आई, कुछ ही देर में आ जाएगी। हर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसलों को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल है लाइव लॉ, उसमें इसको लेकर कुछ जानकारियां आई हैं। क्या है पूरी जानकारी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देख रहे हैं जो आप स्क्रीन पर, ये स्क्रीन पर लाइव लॉ के पेज है। इसमें अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी इसके सारे डिटेल मिल जाएंगे और इसमें पूरी जानकारी दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पुलिस को ये निर्देश दिया है कि नारायणपुर जिले में 22 सितंबर को कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी कमांडर कट्टा रामचंद्र रेड्डी के शव को संरक्षित किया जाए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस A.G. मसीह की पीठ ने आदेश दिया है कि जब तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट याचिका पर फैसला नहीं लेता, तब तक शव को न दफनाया जाए और न ही जलाया जाए। पीठ ने कहा, जब तक हाईकोर्ट याचिका पर फैसला नहीं लेता, तब तक शव को जलाया दफनाया नहीं जाएगा। साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह दुर्गा पूजा अवकाश के बाद मामले की तत्काल सुनवाई करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सभी दावों को खुला रख रहा है और आरोपों के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। याचिका मृतक के जो बेटा है रामचंद्रा, जिनसे मेरी फ़ोन पर बात भी हुई, उन्होंने वकील सत्य मित्रा के माध्यम से ये पूरा मामला दायर किया है और याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हैं कॉलिन गोन्साल्विस, उन्होंने ये तर्क दिया है कि उनके पिता को यातना देकर फर्जी मुठभेड़ में मारा गया और पुलिस शव को जल्दबाजी में ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है। याचिका में स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जिसमें सीबीआई को जांच सौंपने और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को इससे बाहर रखने की बात की गई है। साथ ही एक नए पोस्टमार्टम की भी मांग की गई है। हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में शोधकर्ता हैं राजा चंद्रा, जो कि के रामचंद्र रेड्डी के पुत्र हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके पिता के शव को सरकारी शवगृह में तब तक संरक्षित रखा जाए जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से भी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 2 माओवादी कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कदारी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए थे। उन्होंने कहा कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी पर छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में करोड़ों रुपए के इनाम भी घोषित किए थे। मेहता ने पीठ को सूचित किया कि दूसरे मृत माओवादी का शव उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया, लेकिन रेड्डी का शव अभी भी अस्पताल में है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जिससे पुलिस पर कोई भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और पीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट के अवकाश के कारण मामले की तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो इस तरह की जानकारियां जो है लाइव लॉ वाले इस पोर्टल में भी है और उनके पुत्र से हमारी जो बातचीत हुई फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने भी ये बात की जानकारी दी कि किस तरह से वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। और उन्होंने ये भी फ़ोन पर आरोप लगाया कि उनके पिता के साथ जो बर्बरता की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उन्हें
रायपुर के आसपास किसी जगह से गिरफ्तार किया गया उनके पिता को और साथ ही उनके साथी जो कोषादाता है उन दोनों ही लोगों को। माओवादियों ने तो ये आरोप लगाया ही था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। हालांकि पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है और साथ ही साथ हमने शीर्ष अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि न्यायालय का मामला है और न्यायालय के मामले पर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन माओवादियों को लेकर और उनके शव और उसको लेकर जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए जा रहे थे और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होना, ये कहीं ना कहीं एक नया एंगल इस पूरे मामले पर है। मुझे लगा कि आप लोगों को भी इससे सूचित करूं, आगाह करूं और आप लोगों को भी रूबरू करूं इस नई जानकारी से, इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।